हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विक्रम राजौरिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है और ये इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट और ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन आते हैं। देखो बात करते हैं अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी एक यूनिट है और इस यूनिट में 7 चैप्टर है। कितने चैप्टर है बच्चों? 7 चैप्टर है और इन 7 चैप्टर में से बच्चों 15 क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप देख लो कि 15 क्वेश्चन है तो टोटल कितने नंबर हो गए बच्चों? 60 मार्क्स। कितने हो गए? 60। अब आप खुद देख लो कि 360 जो बायोलॉजी के होते हैं, 360 में से ये अकेले 60 किससे आते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं। बॉडी से रिलेटेड यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखा जाए तो सबसे सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब मैं यहां बात करने जा रहा हूं कि ये जो 60 नंबर हैं ये अपने को कैसे यहां पर लाने। देखो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंप्लीट हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे और मैं आपको इतने तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका नीट में आने वाला एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा बताए गए जो पॉइंट्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनको आपको क्लियर करना है। ऐसे नहीं है कि हमने याद कर लिया और छोड़ दिया। कंसेप्ट क्लियर होगा क्योंकि इसके 7 जो चैप्टर है सातों आपस में जुड़े हुए चैप्टर हैं। क्लियर? तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं और देखो जो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसका जो पहला चैप्टर वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम की अभी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कुछ बेसिक्स, बॉडी के जो बेसिक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो बच्चों, ह्यूमन बॉडी जो है उसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है उस ह्यूमन बॉडी में क्या ये जो ऐसे दिखाई दे रही है वो ऐसी कैसी है, इसके अंदर किस प्रकार से ऑर्गन रहते हैं, किस प्रकार से केविटी है या पूरी भरी हुई है, तो वो चीज़ हमें आना बहुत जरूरी है। और वो चीज़ जब हम सीख जाएंगे क्या कहाँ केविटी होती है, कहाँ पर ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन किस प्रकार से अरेंज होते हैं बॉडी के अंदर, कैसे बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं, तो ये सारा हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ह्यूमन बॉडी की बेसिक की अब हम शुरुआत करते हैं तो एक रफली डायग्राम यहाँ बना लेते हैं कि ह्यूमन की जो बॉडी है वो एक सिलेंडर के जैसी है। आपको क्या मानना है कि ह्यूमन की जो बॉडी है वो क्या है? एक सिलेंडर है। देखो हमने ऐसे बना लिया कि ये क्या हो गया? हेड पार्ट हो गया। अब अपन यहाँ कर लेते हैं कि ये क्या हो गया? सिलेंडर हो गया एक। थोड़ा सा रफली यहाँ बना लेते हैं और यहाँ क्या हो जाएंगे? इसके हाथ हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? पैर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये गर्दन और इसमें ये यहाँ माउथ से एक ट्यूब होती है और ये ट्यूब यहाँ जुड़ी होती है और ये ट्यूब पूरी बॉडी में इस प्रकार से यहाँ तक आती है और ये आके एनस में ओपन होती है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? माउथ से हो रही है। कहाँ तक जा रही है? एनस तक जा रही है। देखो इसको आप एक बार भूल जाओ। ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये एक सिलेंडर है और हमारी बॉडी जो है वो अंदर से किस प्रकार से है इसको समझने के लिए आप ये याद रखो कि एक जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर हमारी बॉडी है और उस सिलेंडर में एक बीचों बीच क्या है? एक ट्यूब है। क्या है? एक ट्यूब है। तो वो ट्यूब ये क्या हो जाएगी? ये वाली। और ये बाकी जो पार्ट है ये क्या है? खाली है। और जो खाली पार्ट होता है इसको बोलते हैं सिलोमिक केविटी। ठीक है बच्चों? केविटी समझ में आई? सिलेंडर का मतलब समझ में आया? तो यहाँ पर आप ये समझ पा रहे हो कि हमारी बॉडी जो है वो अंदर से किस प्रकार से बनी हुई है। अब अपन बात करेंगे कि इसमें जो ऑर्गन्स हैं वो किस हिसाब से या किस टाइप से, किस प्रकार से इसके अंदर अरेंज रहते हैं।
अब थोड़ा सा हम इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ ठीक सा बना लेते हैं। ये हेड पार्ट हो जाएगा, ये गर्दन हो जाएगी, ठीक है। देखो अब हम यहाँ कह रहे हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जिसको अभी हमने कहा था कि एक सिलेंडर जैसा है, ये आप देख रहे हो। अब हमारी जो बॉडी का जो ये बीच वाला पार्ट है, ये वाला, जिसको अपन ने क्या कहा है, सिलोमिक केविटी कहा है। इस सिलोमिक केविटी के बीचों बीच, यानी कि ये पूरा अपना क्या हो गया, ये पूरा बॉडी पार्ट हो गया। इसके बीच का जो खाली भाग है उसको क्या कहा, सिलोमिक केविटी कहा है। अब सिलोमिक केविटी के बीचों बीच यहाँ, ठीक है, यहाँ सेंटर में ऐसे ये मसल्स का यानी पार्टीशन होता है, जो इस केविटी को, यानी कि पूरी सिलोमिक जो केविटी है, इस पूरी सिलोमिक केविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका डिवाइड करने वाला जो ये पार्ट है, या जो ऑर्गन है, या जो भी हम ये कह रहे हैं कि सेपरेट करने वाला ये सेपरेट है, इसका क्या नाम हो सकता है, आप क्या बता सकते हैं? इसका नाम है बच्चों डायफ्राम। ये आपको याद रखना, डायफ्राम। ये बात समझ में आई? क्या याद रखना है कि हमारी बॉडी जो है, उस बॉडी में जो खोखला पार्ट है उसको हम सिलोम कहते हैं, सिलोमिक केविटी कहते हैं। सिलोमिक केविटी को बीचों बीच से एक मसल्स डिवाइड कर रही है, जिसका नाम क्या है बच्चों, डायफ्राम। अब देखो यहाँ आप समझ पा रहे, देख पा रहे हो कि ये जो बॉडी केविटी है, ये जो बॉडी केविटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। केविटी को हिंदी में बोलते हैं गुहा। तो इस दोनों के ये जो केविटी है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक ऊपर वाली केविटी, एक नीचे वाली केविटी। देखो ये जो केविटी है, इस केविटी का क्या नाम रहेगा, और इस वाली केविटी का क्या नाम रहेगा? देखो ऊपर है, चेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं थोरेसिक केविटी। और ये जो नीचे है, जिसको हम बोलते हैं पेट, एब्डोमिनल, तो ये केविटी क्या हो जाएगी बच्चों, एब्डोमिनल केविटी। यहां तक का क्लियर है? अब आगे सुनना, हमने कहा है कि थोरेसिक केविटी हो गई, एब्डोमिनल केविटी हो गई, और यदि दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक ये सिलोमिक केविटी। ठीक है बच्चों? अब आपको यहां ध्यान देना है कि इस केविटी में क्या है। अभी मैंने आपको ये बताया कि यहां से एक ट्यूब आ रही है, क्या आ रही है बच्चों, ट्यूब आ रही है। तो यहाँ जो थोरेसिक केविटी होती है, इस थोरेसिक केविटी में होते हैं हमारे लंग्स। क्या होते हैं बच्चों, हमारे लंग्स होते हैं। ये क्या है बच्चों, लंग्स। हमारे जो फेफड़े हैं वो कौन सी केविटी में उपस्थित होते हैं, थोरेसिक केविटी में। ये याद रखना है। कंप्लीट जो केविटी है सिलोमिक केविटी है। सिलोमिक केविटी जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। डायफ्राम के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको थोरेसिक केविटी कहते हैं। और थोरेसिक केविटी में जो ऑर्गन है, या हम कहते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो कौन सी केविटी में उपस्थित होते हैं, थोरेसिक केविटी। समझ में आया? उसके बाद हम डायफ्राम की बात करते हैं कि डायफ्राम के जस्ट नीचे है, तो नीचे होता है स्टोमक, आमाशय, छोटी आंत बड़ी आंत, और ये आके एनस की यहाँ पर क्या होती है बच्चों, ओपनिंग होती है। क्लियर? यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम थोरेसिक केविटी में, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्डोमिनल केविटी में। क्लियर है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो किस में है, एब्डोमिनल केविटी में। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है बॉडी का, नीचे लोअर पोर्शन, यहाँ पर जो खाली स्थान है जिसमें रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गन है, या रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो इस केविटी का नाम बोला जाता है बच्चों पेल्विक केविटी। और पेल्विक केविटी में क्या पाया जाता है बच्चों,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहां मैं देता हूं आपके लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है? दोबारा देखो, मैं कह रहा हूं कि हमारी जो ह्यूमन की बॉडी है वो एक सिलेंडर टाइप की है, बाकी खोखली होती है, बीच में ट्यूब है। डाइजेस्टिव की यदि हम बात करें तो ये जो ट्यूब है जो डाइजेशन में काम कर रही है, इस ट्यूब का यहां से लेके यहां तक माउथ टू एनस क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? अब ये जो कैविटी बची इसको क्या कहा, सिलोमिक कैविटी कहा। यहां हम करें कि हमने ये जो ह्यूमन बॉडी बना रखी है, इस ह्यूमन बॉडी में जो सिलोमिक कैविटी है उसमें एक मसल्स है, जो मसल्स क्या कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। थोरेसिक कैविटी, ये जो सिलोमिक कैविटी है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और दो पार्ट में डिवाइड कर रही है तो इसका नाम क्या दे दिया बच्चों, हमने डायफ्राम नाम दिया। क्लियर? डायफ्राम के ऊपर की कैविटी है थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे की कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। अब हम करेंगे हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं, वो लंग्स यानी कि लंग्स किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो वो रेस्पिरेशन से संबंधित है। तो रेस्पिरेशन जो है, जो लंग्स हैं उनका मेन पार्ट वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी। क्लियर? अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है, जैसे स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, वो सारी कहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट होती है। अब देखो, एब्डोमेन कैविटी के जस्ट नीचे एक कैविटी और होती है जिसका नाम है पेल्विक कैविटी, और पेल्विक कैविटी जो होती है उसके अंदर जनन अंग पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। ये आप डायग्राम एक बार नोट कर लो, नोट करो इसको। नोट कर लिया, चलो आगे बात करते हैं। देखना, ये सारे बेसिक्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रोल है वो हमारी बॉडी में क्या है। अभी हम सारा, अभी तो थोड़ा सा बेसिक और पढ़ेंगे, उसके बाद में अपना जो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम वो स्टार्ट करेंगे। देखो, आप सब जानते हो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, और कोशिकाओं को काम करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी चाहिए। इस प्रकार से हमारी बॉडी में क्या है, ये सेल्स। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हम इस कह रहे हैं कि यहाँ पर डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद में क्या होता है बच्चों, जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो यहाँ से ब्लड वेसल्स में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। तो ये हमारी सेल्स हैं, हमारी सेल्स के पास में से क्या गुजरती है, ब्लड वेसल्स गुजरती है, और ब्लड वेसल्स गुजरती है तो उस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन होता है। ये ग्लूकोज ब्लड वेसल्स से बाय कैपिलरी कहाँ आ जाएगा, सेल में आ जाएगा, और ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसका काम है ऑक्सीजन को बॉडी में एंटर करना, तो ये ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी, लंग्स से ब्लड वेसल्स में जाएगी, और वो ब्लड वेसल्स क्या करेगी, उसको सेल्स में पहुंचाएगी। डाइजेशन होगा, जिसका अवशोषण होता है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, और ब्लड वेसल्स में कहाँ पहुंच गया बच्चों, सेल्स में पहुंच गया।
अब देखो सेल्स में आने के बाद में क्या होता है, हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज प्लस क्या है साथ में O2, क्लियर, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या बनेगा एटीपी, और गैस जो रिलीज होती है वो क्या है CO2, क्लियर, समझ में आ रहा है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या बन रहा है अपने पास में एटीपी, यानी कि केमिकल फॉर्म में है, और ये क्या है एनर्जी, ये क्या है बच्चों एनर्जी, और यहाँ पर दूसरी जो गैस निकल रही है वो क्या है CO2, क्लियर। ये एटीपी क्या काम कर रही है, ये एटीपी हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है। जैसे हम कह रहे हैं कि एनर्जी को क्या समझ रहे हैं हम, कि हमें बॉडी को टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हाथ जो आग जला ली और उस पर हाथ सेक रहे हैं, तो वो हमें क्या मिल रही है, एक हीट मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ये क्लियर है, एक बार ये नोट कर लो। ये नोट करो, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्लूकोज है वो ग्लूकोज निकलता कहाँ से है और यहाँ तक कैसे पहुंचा। हमने डायरेक्ट बात करी है कि ग्लूकोज सेल्स में आ गया, लेकिन ग्लूकोज जो है वो सेल्स में आया कैसे, इसके ऊपर बात करेंगे, नोट कर लो। ये डाल देते हैं। क्लियर, देखो हम कह रहे हैं कि सेल में क्या आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है। ग्लूकोज कैसे आ रहा है, अभी अपन ने बात करी कि स्टोमक होता है, आप सब जानते हो कि जो स्टोमक है उस स्टोमक में फूड स्टोर होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनमें एब्जॉर्प्शन होता है। मोस्टली यदि हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब देखो भोजन यहाँ आया, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स बनेंगे वो ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे। तो यहाँ पर छोटी आंत से अवशोषित हो रहे तो कहाँ हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा बच्चों। छोटी आंत से ये ग्लूकोज निकल के कहाँ पहुंच गया, ब्लड वेसल्स में पहुंच गया। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है ये क्या है बच्चों, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ग्लूकोज कैसे आया ये आप समझ लो। अब ये कैसे आया, ये तो आप समझ रहे हो कि जो हमने खाना खाया है वो खाना आगे जाके डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद में ग्लूकोज निकलेगी, और ग्लूकोज कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, और ब्लड से ब्लड वेसल्स कैपिलरी के द्वारा कहाँ पहुंच गया, सेल्स तक पहुंच गया। अब ये डाइजेशन कैसे होता है वो हमारा मेन टॉपिक है जो हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो ब्लड वेसल्स के द्वारा ग्लूकोज कैसे पहुंचता है कोशिका में, ये बात समझ में आई। अब अपन एक बात और कर लेते हैं कि ब्लड वेसल्स के द्वारा ऑक्सीजन भी तो आई है, अब ये ऑक्सीजन कैसे आई उसकी बात कर लेते हैं। देखो ये जो हम बना रहे हैं यहाँ से श्वसन क्रिया जो होती है उसके लिए क्या बना लेते हैं, ये वाली ट्यूब है, इसमें से ऑक्सीजन बाहर इन्वायरमेंट से क्या होगी, ऑक्सीजन आएगी, और ये आएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में एक चली जाएगी, ये आएगी फेफड़ों में, लंग्स में, जो थोड़ी सी केविटी में फैलेगी इस प्रकार से, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से पहुँचती कहाँ आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी, और लंग्स में क्या है, ब्लड वेसल्स, और यहाँ पर ये क्या पहुँच जाएगी, ब्लड वेसल्स में पहुँच जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई, देखो हो जाता है कहीं,
ब्लड वेसल्स की बात हम कर रहे हैं कि ब्लड वेसल्स कैसे, हमने ये कहा कि ये ब्लड वेसल्स जो है वो सेल्स तक लेके आ गई। तो ग्लूकोज की बात आपको समझ में आ गई कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अवशोषण हुआ और वहाँ से ब्लड ने क्या लिया, ग्लूकोज लिया और उसको उठाया वहाँ से और हार्ट में, और हार्ट से सप्लाई कर दिया पूरी बॉडी में, प्रत्येक सेल में पहुँच गए। ये भी हम डिटेल से पढ़े। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखो अभी हमने बनाया था, थोड़ा सा इसको देखो बच्चों, हम कह रहे हैं कि नाक से हम सांस ले रहे हैं और यहाँ पर ये जो ट्यूब है जिसमें से ऑक्सीजन बॉडी में प्रवेश कर रही है, दिख रहा है ना, ऑक्सीजन बॉडी में प्रवेश कर रही है। अब ये यहाँ से ये ट्यूब अंदर यहाँ आएगी, एक नीचे की ओर जा रही है यहाँ से, क्योंकि माउथ और जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये यहाँ पर कॉमन होता है। ये कैसे कॉमन होता है इसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से ये जो ट्यूब आ रही है वो एक कहाँ जा रही है आगे और एक इस तरफ आ गई है, ये वाला देखना, ठीक है बच्चों। ये जो थोरेसिक केविटी है, इस थोरेसिक केविटी में ये यहाँ आके ओपन होगा ऐसे, और ये हमारी इस थोरेसिक केविटी में क्या हो गया बच्चों, लंग्स हो गए। समझ पा रहे हो? हमारी जो बॉडी में जो लंग्स हैं, उस लंग्स के जो बाहर की जो लेयर्स होती है, उस लेयर्स में ब्लड वेसल्स होती है, विसरण होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो देखो यहाँ हम करें कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स ये वाले, क्लियर। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से होती हुई कहाँ पहुंच जाएगी, लंग्स में पहुंच जाएगी, डिफ्यूजन के द्वारा ये कहाँ पहुंच जाएगी, ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएगी, और ब्लड वेसल्स में जब पहुंच गई है, ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच गई है, तो वो ऐसे घूमती हुई कहाँ पहुंच जाएगी, कोशिका तक पहुंच जाएगी। डाइजेशन के दौरान ग्लूकोज कैसे आता है, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन कैसे आती है, ये बात हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे कि ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड वेसल्स होती क्या है और किस प्रकार से ये ब्लड वेसल्स न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाती है। एक बार आप ये नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया। तो देखो जब मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ बोर्ड पे, उस समय आप नोट नहीं करोगे, केवल समझोगे। आपको नोट करने के लिए मैं अलग से टाइम दे रहा हूँ। यदि फिर भी आपके पास में ये टाइम कम पड़ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर, ताकि आप बाद में बैठ के आराम से नोट कर लो। क्योंकि नोट करने वाला जो मैटर है, आप नोट तो कर लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। और ये ऐसी चीज़ें हैं बेटा कि यदि ये वाली समझ में नहीं आएगी तो हमें आगे वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने आपको ये कहा है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। यदि एक चैप्टर में भी आपकी दिक्कत रही तो आगे वाले सारे चैप्टर में क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा आपका। और जब क्लीन हो गया तो बेटा फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है अपना। इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, नोट करने के लिए। दूसरा, समझाते टाइम में आप केवल समझोगे, क्लियर। आगे देखिए,
अब हमने जो बात करी है रेस्पिरेशन की कर ली और डाइजेशन की कर ली, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ बेसिक्स की किस प्रकार से ग्लूकोज आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस प्रकार से ऑक्सीजन आती है उसकी हमने बात कर ली है। अब एक जो लास्ट पॉइंट हम इसका बेसिक पढ़ेंगे वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी रक्त परिसंचरण तंत्र जो है बेटा वो क्या होता है कि इसके अंदर क्या करना है अपने को, ये देखना है कि ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, कैसे होती है और कैसे काम करती है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो इसको काम करने के लिए क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है। देखो हम यहाँ बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है बच्चों। अब मैंने 2-3 बार जब आपको ये पढ़ाया उसमें ब्लड वेसल्स एक वर्ड काम में लिया है, तो ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो है बेटा वो 3 प्रकार की यहाँ आपको देखने को मिलेगी। मोस्टली 2 ही होती है, लेकिन हमने उसमें से एक ब्रांच जो है उसको एक अलग नाम देते हैं जैसे आर्टरी, ठीक है। नंबर 2 पे आएगी बेटा वेन, और नंबर 3 जो है उस पे आएगी कैपिलरी, ठीक है। आर्टरी ए ऐसे अवे, वेन वापस। समझने के लिए आपको ध्यान रखना है आर्टरी क्या करती है, हार्ट से, यानी कि ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है उसे हम बोलेंगे क्या, आर्टरी। और हार्ट में यदि ब्लड वापस लेके आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेन। और आर्टरी और वेन की जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती है वो ब्रांचेज क्या है बच्चों, कैपिलरीज, कैपिलरी हो जाएगी। तो ब्लड वेसल समझ में आई, जो ग्लूकोज ऑक्सीजन लेके आ रही है सेल्स के पास में वो आर्टरी है, और वहां से ऑक्सीजन को और कुछ अपशिष्ट पदार्थ जहां बन रहे हैं उनको ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसको क्या नाम दोगे आप, वेन नाम दोगे। आर्टरी वेन क्या होती है ये क्लियर है, ठीक है। एक बार आप इतना सा नोट करो, उसके बाद में अपन हार्ट के डायग्राम से को समझ लेते हैं, नोट कर लो थोड़ा सा। हटा दूं क्या, देखो हार्ट जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है और वही हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, इस ब्लड की सप्लाई करवाता है। देखो हार्ट जो होता है उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। देखो ऐसे हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर होते हैं बेटा, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो, मैं ऐसे कह रहा हूं ये जो हार्ट है ये हार्ट यहां पर है, तो इसकी यदि बात करेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गया, मैं मेरी बात कर रहा हूं, आप देखोगे तो आपका ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैं मेरी बात करता हूं, यदि ये लेफ्ट और ये वाला राइट, ठीक है, तो यहां पर आपको देखना थोड़ा सा कि ये हो जाएगा राइट पार्ट और ये हो जाएगा बच्चों लेफ्ट, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, राइट और ये लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। क्या करना है, हार्ट जो है उस हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 4 में से 2 चैम्बर होते हैं राइट साइड में और 2 चैम्बर होते हैं लेफ्ट साइड में। अब देखो ऊपर वाले जो चैम्बर हैं उनको बोलते हैं एट्रियम ओरिकल बोलते हैं, नीचे वाले जो पार्ट हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं।
आलिंद, ऊपर वाले दोनों आलिंद और नीचे वाले दोनों नीलिंद होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां मैं लिख देता हूं पूरा में लिख के, यहां केवल लिख देते हैं राइट एट्रियम और राइट नीचे वाला क्या है वेंट्रिकल। नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल है और ऊपर वाले दोनों क्या है एट्रियम। तो राइट एट्रियम और ये वाला इधर वाला क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम। जो राइट साइड में उसको राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो ए हमने लिखा है एट्रियम, वी हमने लिखा है वेंट्रिकल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है उस बॉडी में ऑक्सीजन आई है, ग्लूकोज आया है, तो यहां पर हम ये कह लेते हैं कि यहां हमारे क्या है दोनों फेफड़े हैं, ऐसे छोटा सा बना लेते हैं। अब यहां पर आप ये देखो ये चीज कि ये जो बॉडी से क्या हो रहा है कि जो भी ये जो राइट वाला पार्ट है ना, ये राइट वाला पार्ट क्या करता है कि बॉडी से ब्लड को लेता है और लंग्स में भेज के क्या करवाता है उसको ऑक्सीजनेटेड करवाता है। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर ये किसमें पहुंच गया, इसमें पहुंच गया। समझ पा रहे हो? राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल्स निकल रही है वो लंग्स में जाएगी। कहां जाएगी बच्चों? लंग्स में जाएगी। लंग्स में ऑक्सीजन आई थी, अभी मैंने डायग्राम में बताया था आपको कि कैसे आ रही है। उसके बाद में ये ऑक्सीजन यहां से ब्लड में मिक्स हो जाएगी और ये कहां पहुंच जाएगी राइट इसमें लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाएगी, यहां से ये जा रही है। अब देखो बॉडी के ऊपरी पार्ट से जो ब्लड आता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना के, लोअर पार्ट से आता है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना के। समझ रहे हो क्या? ये हो जाएगा सुपीरियर और ये हो जाएगा इंफीरियर वेना। क्लियर? आगे बात करते हैं। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया है कि बॉडी में ब्लड जो है यानी कि बॉडी का जो ब्लड है वो हार्ट में कैसे पहुंचता है। सुपीरियर, आपको यदि सुपीरियर इंफीरियर याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप क्या याद रखो कि वेना केवा यानी कि जो मोटी वेन जो होती है जो पूरे बॉडी के ब्लड को हार्ट में डालती है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आके ओपन होती है। या अपन ऐसे कर लेते हैं, आप सीधा सा ये कर लो, इसको इसी तरह से रहने दो, इसको हम डायरेक्ट यहां कर लेते हैं ऐसे कि ये अपनी क्या होगी राइट एट्रियम में ओपन होती है। ठीक है, राइट एट्रियम में ओपन होती है। तो राइट एट्रियम में ओपन होने के बाद में कहां आ जाएगी राइट वेंट्रिकल में आ जाएगी। राइट वेंट्रिकल से कहां पहुंच जाएगी बच्चों पहुंच जाएगी। क्लियर? क्या याद रखना है कि राइट एट्रियम में बॉडी का ब्लड इकट्ठा हो गया, राइट वेंट्रिकल में बॉडी का ब्लड राइट एट्रियम से यहां आ गया, उसके बाद में लंग्स में जाके क्या हो गया प्योर हो गया। अभी तक इसमें जो ब्लड था वो था डीऑक्सीडेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त। क्या था बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड। और यहां जो ब्लड निकल के इधर आया है वो क्या है ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजनेटेड जिसको हम कहें। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां भरेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में भरेगा, प्योर ब्लड है। अब देखो यहां से जो ब्लड है वो जाएगा यानी कि इस वाले ब्लड में तो ऑक्सीजन मिक्स है, जबकि यहां पे क्या थी बच्चों CO2 थी, यहां क्या है O2। अब देखो ये वाला ब्लड यहां से ये ब्लड वेसल्स आ गई और ये जो मोटी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को लेके बाहर निकलती है इसको बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं बच्चों? एओर्टा, महाधमनी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये देखो यहां पर आ गई और हम कह रहे हैं कि ये हमारी जो सेल्स है वहां तक ये पहुंच जाएगी। और अब देखो डाइजेशन से सारे के सारे जो पार्ट थे उनसे ब्लड में क्या आ गया ऑक्सीजन भी आ गई। अभी हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो देखो ऑक्सीजन यहां से होती हुई ये लो यहां इसमें ऑक्सीजन पहुंच गई और ऑक्सीजन जब यहां भी तो जाएगी तो यहां इसमें क्या मिल जाएगी CO2। तो ये CO2 को लेके क्या करेगा यहां से वापस हार्ट में लेके चला जाएगा। देखो एक बार देखिए समझ में आ रहा है। दोबारा सुनना, मैं कह रहा हूं कि हमारी बॉडी में जो हार्ट है उसके 4 चेंबर हैं। 4 चेंबर हैं तो 2 ऊपर है और 2 नीचे है। ऊपर वाले दोनों को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले दोनों को वेंट्रिकल बोलते हैं। अब हार्ट जो है उसके 2 पार्ट है, एक लेफ्ट राइट पार्ट है और एक लेफ्ट पार्ट है। राइट वाले राइट एट्रियम वेंट्रिकल हो जाएगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब अपन बात कर रहे हैं कि बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था
वो कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा बच्चों, लंग्स में जाएगा। और लंग्स में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें आपसे पूछे कि हार्ट के कौन से पार्ट में या कौन सी साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा, राइट साइड में, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड। देखो लंग्स से जब प्योर ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो वो कहाँ आया है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो बड़ा पार्ट होता है, इसकी दीवार भी ठीक होती है। लेकिन ये बात की बात है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान में लाइट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जो है उसमें ब्लड भर गया, ये क्या करेगा, अब एओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई कर देगा। और इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पोषक पदार्थ प्रेजेंट हैं जिनको हमें अपनी बॉडी की सेल्स में पहुंचाना जरूरी है। ये अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का जो बेसिक्स था, जो अपने डाइजेशन में काम आएगा, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? इस डायग्राम को आप नोट कर लो। अब इसमें आपको वेन वेन जो है उसके बारे में, वो वेन का क्या मतलब है, एओर्टा का मतलब क्या है, यानी कि जिसको हमने आर्टरी कहा था, वो आर्टरी एओर्टा की ब्रांचें होती हैं। क्योंकि हमने जब एओर्टा, ये क्या है कि मोटा पाइप है, इसको एओर्टा कहा है। अब जब ये मोटा पाइप जाके डिवाइड हो जाएगा पार्टों में, ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, आर्टरी कह देंगे। और आर्टरी की और छोटी ब्रांचें हो जाएंगी, यानी कि प्रत्येक सेल्स के बाद में जब आर्टरी पहुंचती है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिलरी बोलते हैं। और इसकी भी कैपिलरी हो जाएगी। ये यहाँ तक का बेसिक्स कंप्लीट है। ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, ये आप दोबारा इसको ढंग से विद डायग्राम बना के पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा। क्लियर है? अब आप इसको नोट कर लो। धन्यवाद।